औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ वीयू। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है STA 301 की। तो जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिसने भी लेक्चर नंबर 33 ले रहा है, देख रहा है, वो पीछे से भी विज़िट करे, अच्छे से अपनी तैयारी करे। सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए रेडी हैं, प्रोवाइड हैं आपको यूट्यूब पे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, इंस्टा पे। और क्या किया करें कि ज़रूरी लाजमी बात यह है कि हम मेहनत करते हैं। एक लेक्चर के पीछे तकरीबन 3 घंटे होते हैं। एक लेक्चर के पीछे 3 घंटे लग जाते हैं मुझे तैयार करके, लिखना, फिर उसे एक्सप्लेन करना। ये सारा का सारा मैं वैसे नहीं करवाता जैसे कि PDF में लिखा होता है। देखें ना, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं वो ऐसे फेस टू फेस आकर आपको काम नहीं करवाते। वो क्या कर रहे हैं, PDF से टाइम बच जाता है। मैं अगर PDF से करवाऊँ तो 10 मिनट में एक लेक्चर आराम से करवा सकता हूँ। समझ लगी बात की? तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने PDF से डिफरेंट करवानी होती हैं, जो इजी करके करवानी होती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे इस तरह थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप क्या करें, आप ऑनलाइन व्यू करें, कैंपस में बैठ के ग्रुप स्टडी किया करें, ऑनलाइन व्यू किया करें, जिससे मुझे भी कुछ मिले, मुझे अर्निंग हो और मुझे फ़ायदा हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लेक्चर्स अपलोड करूँगा। नहीं तो देखें मैं क्या करूँगा, 6 मंथ, 1 साल और मेहनत कर लूँगा। अगर मुझे कुछ फ़ायदा ना हुआ, कुछ मिला ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। समझ लगी बात की? अभी STA की सीरीज़ स्टार्ट की है, ये कंप्लीट करनी है। फिर सारे के सारे मैथ्स हैं, क्योंकि मैं स्टैट का बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्टैट अच्छी है, लेकिन मैं आपको स्टैट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें मेरा जो बेसिक जो लाइन है, मेरी बेसिक जो मेरी डिग्री है वो मैथ्स की है, लेकिन STA अच्छी है इसलिए मैंने STA को मतलब पकड़ा। मुझे पता था कि ये बहुत टफ है, बच्चों को नहीं समझ आ रही। बच्चों को PDF से कोई करवाता है तो उसे थोड़ा सा समय लग जाती है, लेकिन बाद में समय नहीं लगती। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैंने क्या सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है कि आपके लिए मैंने 2 ऐसी वीडियोज़ भी बनानी है जो कि आपको फाइनल टर्म, मिड टर्म में आपको क्या होगा, उसका बड़ा बेनिफिट होगा। और इंतहाई जो ना एक्सप्लेन करके एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर इतनी मेहनत करनी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ना ऑनलाइन देखा करें और दुआ में याद रखा करें। चलें जी, आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल ये है कि 2 पॉपुलेशन है, 2 पॉपुलेशंस हैं और उनके डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और वो कितने % करनी है वो उसने खुद कह दिया, 5% करनी है। यू अंडरस्टैंड? समझ की बात की? चलें जी, चलते हैं आगे। पॉपुलेशन A की बात करें तो वो पॉपुलेशन A में म्यू जो है ना, ये म्यू A क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पॉपुलेशन A का म्यू है तो 4.3 है। ये स्टैंडर्ड एरर A क्यों लिखा है? ये स्टैंडर्ड एरर जो है ना पॉपुलेशन A का है। ठीक है, इसी तरह सैंपल साइज NA, समझ लगी बात की? पॉपुलेशन B सेम ये डाटा सारा गिवन दे दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिफरेंस x बार A माइनस x बार B ग्रेटर देन इक्वल टू 5%। यही आएगी ना, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, परसेंटेज को खत्म करोगे, 100 पे डिवाइड करोगे 0.05 आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी, अब देखो इस सारे की जगह पे आपने क्या लगाना है, इस सारे की जगह पे आपने Z लगा देना है, Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05। यू अंडरस्टैंड? ये आगे इसका नाम 1 कह देना। अब Z को फाइंड आउट करना है, Z को फाइंड आउट करने के लिए सारा प्रोसीजर है। और यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? आगे देखो, नाउ म्यू x बार A माइनस x बार B इज इक्वल टू, देखो जरा ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया। इसे हम कर लेते हैं म्यू A माइनस म्यू B। म्यू A कितना है? 4.3 माइनस म्यू B कितना है? ओनली 4। तो देन सॉल्व करो, क्या आ गया? 0.3 आ गया। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार A माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ B इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर A का स्केयर ओवर स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय NA प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ B का स्केयर ओवर NB। ओके ना? तो वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटिंग करेंगे ना जब। लेकिन एक बात याद रखना है, ये सिग्मा स्केयर है, ये सिग्मा स्केयर है, वहाँ पे सिग्मा स्केयर में नहीं दिया हुआ, तो स्केयर लेना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, दोनों का स्केयर लेके आपने सोल्व करना, तो ये इसका आंसर आएगा। किसका? स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार A माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार B का। नाउ वी हैव टू फाइंड Z आपने फाइंड करना है। इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं सारी आपने पुट कर देनी है। x बार A माइनस x बार B की जगह पे क्या लगाना आपने? इसकी जगह पे आपने ये लगाना है, ये देखो
ये वाला, ये टर्म लगानी है, ये वाली 0.05 आएगा इसी यहाँ पे जो आपको गिवन होता है ना, यही वैल्यू जो गिवन होती है वही आपने आगे जी में लगानी होती है, ठीक है। और उसके बाद एड टू डेट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे म्यू ए माइनस म्यू बी, वो क्या आया था आंसर उसका 0.03 आया था ना, ये पीछे दोनों की वैल्यू आपने देख के लगा लेनी है। और ये देखो बटे के नीचे ये चीज़ है, तो इसका आपने आंसर ये निकाल नहीं लिया था, ये वाला 0.1085, तो ये लगा दिया यहाँ पे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आया 1 becomes 1 क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार a माइनस एक्स सॉरी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 थी, यहाँ पे अब कन्वर्ट हो जाएगा, जो z का आंसर आएगा वो आपने लगाना है, ठीक है ना, z का जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो लगाना है आपने। तो मैंने बार बार ये एक चीज़ आपको रिपीट कही है कि अगर माइनस में नंबर आता है तो आपने टेबल वैल्यू पे जाना है, टेबल वैल्यू को देखना आपने 1 को देखना आपने 1 को देखना 4 में, तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिलेगी ना वो ये मिलेगी 0.4671। तो जब z ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर होता है तो 0.5 में से आपने टेबल की वैल्यू माइनस करनी होती है, अगर ये नेगेटिव होता है फिर प्लस करनी होती है, यू अंडरस्टैंड ना। माइनस करने के बाद ये आपके पास है इसका फाइनल आंसर आएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे जो है ना थोड़े से दो फॉर्मूलाज हैं वो कर लेते हैं, फिर आगे जो ना स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर्मूलाज ये हैं कि P1 कैप माइनस P2 कैप, बेसिकली ये कैप क्या चीज़ शो करती है, सैम्पल प्रपोर्शन को, ठीक है ना, ये याद रखना है। और ओनली जो P होता है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन को, ठीक है ना। इसके फॉर्मूलाज जो होते हैं ना वो ये होते हैं, मैं लिख देता हूँ P कैप जो होता है वो हमेशा जो होता है ना वो होता है x ओवर स्मॉल n के इक्वल, ठीक है ना। और जो होता है ना ओनली P वो होता है x ओवर कैपिटल N के, क्योंकि ये देखो ये सैम्पल को शो करता है और ये पॉपुलेशन को शो करता है जी। इसी तरह ही आप देखें ज़रा, म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा पहला। दूसरा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप, ये बेस में लिखे हुए हैं ये वाले, तो P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई N2 होल का स्क्वायर रूट जी। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में सबसे पहले मैं बता लेता हूँ कि उसने गिवन क्या क्या दिया है। एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, एक ए है एक बी है। तो कंपनी ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना काम करने की, जो ताकत है, उनके कारीगर जो काम करते हैं वो 30% करते हैं, उनकी एवरेज है, ठीक है ना, एनुअल की समझ लें या 1 डे की समझ लें, प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दूसरी कंपनी की वो 20% है। ये परसेंटेज ख़त्म करके आपने ये नंबरों में कन्वर्ट कर लेना है, पहले ये बात हो गई। फिर उसने सैम्पल प्रोपोर्शन जो है ना ये खुद गिवन दिया हुआ है ये वाला, ठीक हो गया ना, समझ लग रही बात की। और उसके बाद सैम्पल जो है ना वो 100 का है दोनों कंपनीज़ का ही, ठीक हो गया। अब निकालना क्या है, निकालना आपने है प्रोबेबिलिटी का, आपने निकालना है डिफरेंस निकालना है आपने μ1 या कह लें μa माइनस μ2 की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी, तो वो किस तरह निकालनी है हमने ये निकालना है, देखना है, इसमें सीखना है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, पी ए और पी बी आपके पास है तो क्यू ए निकाल लेते हैं। क्यू ए ऐसे निकालते हैं ना, तो ऐसे निकाल लेना आपने, फिर बाद में क्यू बी निकाल लेना है इसी तरह ही। एंड नाउ म्यू ए कैप माइनस म्यू बी कैप, ठीक है ना, बी कैप, तो वो होगा आपके पास म्यू ए पी ए और पी बी के इक्वल। तो देखो दोनों की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है यहाँ से, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू आपने क्या करना है, पी ए और पी बी के दोनों को माइनस कर देना है, पी ए और पी बी की दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करके 0.10 या 0.10 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है, पुटिंग वैल्यूज़ करनी है P1 Q1 P2 Q2 की और N1 और N2 की। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके पास आएगा आंसर 0.06। यू अंडरस्टैंड ना, ये मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका हूँ। एज वी नो डैट सबसे पहले आपने क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो एक और बात याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालने जाते हो ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हो, यहाँ पे वही चीज़ आती है। पीछे प्रीवियस एग्जांपल की थी x⁻1 माइनस x⁻2 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, तो फिर यहाँ पे x⁻1 माइनस x⁻2 आया था। अब निकालनी है डिफरेंस की, निकालनी है। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। पॉपुलेशन जो है ना, मतलब सैम्पल प्रोपोर्शन ए माइनस सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ बी, दोनों का डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो यहाँ पे आ गया माइनस म्यू आ गया, यहाँ पे म्यू
म्यू क्या आएगा, प्रोपोर्शन ए कैप माइनस प्रोपोर्शन ऑफ बी कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ ए माइनस प्रोपोर्शन ऑफ बी। तो दोनों की ये देखो, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली है, डिफरेंस इनका निकाला है कि नहीं निकाला, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल के आ चुके हैं। क्या निकाला है जी, नहीं निकाला, गिवन दिया हुआ है 0.34 एंड 0.13, दोनों की वैल्यू आ गई और ये हमने निकाल लिया था। ये हमने कहाँ निकाला था, ये हमने निकाला था जी, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये देखें ये निकला हुआ है 0.10, ठीक है ना। तो ये यहाँ इसकी जगह पे क्या आ गया, 0.10 आ गया, 0.10 आ गया। और ये कहाँ पे निकाला था, ये हमने ये निकाला सारा, ठीक है ना। तो ये आपने डिवाइड में लिख देना है, सारा सॉल्व करोगे 183 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी हमने ये निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.10। मैंने कहा था ना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, इसकी जगह पे हमने ये भी लिख सकते हैं हम, जो मैं ऊपर से कह के आया था, ये लें, इसकी जगह ये लिखने मुनासिब है, तो ये लिखेंगे, अच्छा है, तो ठीक हो गया ना। अब इसकी जगह पे हम जी लिख सकते हैं, जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.83, ये वाली वैल्यू जी की, ठीक है ना। तो अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करते हो आप करते हो टेबल वैल्यू को माइनस करते हो। 18 को देखना आपने 3 में, 18 को देखोगे 3 में टेबल ऑफ जी के अंदर, तो वैल्यू आएगी 0.4664। तो आपने क्या करना है, 0.5 में से ये माइनस कर देना, ये आपके पास है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई जी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, अब वो चीज़ें हम जो है ना वो गो थ्रू करेंगे। और ये ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछी जा चुकी हैं, ये आपने ध्यान से करनी है और बड़े ही ध्यान से करने वाली हैं चीज़ें, छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से करनी है। और मैं कोशिश होगी कि आपको ना एक एक पॉइंट जो है ना इसके अंदर से आपको बता सकूँ कि ये क्या चीज़ है और कहाँ यूज़ होती है और क्या क्या इनका मतलब है, इनकी एप्लीकेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन क्या चीज़ है, पॉइंट एस्टिमेशन चीज़ है जी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक प्रोसेस है फाइंड करने का, अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू को फ्रॉम द सैंपल, एक सैंपल से कोई सिंगल वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है ना, वो आपका पॉइंट एस्टिमेशन होता है। यू अंडरस्टैंड ना। ये वो कह रहा है कि एक सैंपल है, सैंपल लिया आपने कोई 10-12 चीज़ों का, उसमें से कोई सिंगल एक चीज़ निकाल लें, वो जो एक सिंगल सैंपल में से सिंगल एक वैल्यू या सिंगल सैंपल होगा ना, वो पॉइंट एस्टिमेशन होगा, वो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट एस्टिमेशन होगा। यू अंडरस्टैंड। चलें जी, अनबाइजनेस क्या चीज़ है, अनबाइजनेस क्या चीज़ है जी, एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबाइज्ड इफ़ द स्टैटिस्टिक वो चीज़ होती है जो स्टैट्स सैम्पल स्टैट से निकलती है, जो सैम्पल से हम यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन से नहीं, सैम्पल से, जो मतलब पॉपुलेशन से यूज़ करते हैं ना चीज़ें, वो पैरामीटर होता है, ठीक है ना, वो पैरामीटर होता है। जो सैम्पल से करते हैं ना वो स्टैटिक होता है। हैज़ एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। मैं बताऊँ अब सिंपल सी बात, वो कह रहा है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लो सैंपल की, किसी भी सैंपल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, आपके पास जो आंसर आना चाहिए ना वो पॉपुलेशन का आना चाहिए, पॉपुलेशन पैरामीटर आना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हो सैंपल का, आंसर आना चाहिए पॉपुलेशन, ये है डेफिनेशन। अंडरस्टैंड ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इक्वल टू थीटा, ये आपने प्रूव करना है, ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। नीचे जाके इसकी एग्जांपल है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल, ये थीटा जो है ना, ये थीटा बेसिकली एक स्टैटिक वैल्यू है, लेकिन जो आंस थीटा कैप जो है वो स्टैटिक वैल्यू, और जो आंस देगा ना थीटा वो आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर है। देखें ये लिखा होगा, वेयर थीटा कैप बी एन एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर थीटा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। एग्जाम्पल है प्रूफ डैट, ये प्रूफ करना है। चलें जी, गिवन उसने दिया है जी थीटा इक्वल टू म्यू होता है, थीटा इक्वल टू म्यू होता है, एंड थीटा कैप इक्वल टू उसने दिया हुआ है जी सम ऑफ एक्स ओवर एन इक्वल टू, सारी बात है, ये एक्स बार के बराबर होता है कि नहीं होता, तो इट मीन ये रिजल्ट निकला है कि ये थीटा कैप इक्वल टू एक्स बार के बराबर होता है। उसने सिर्फ इतना गिवन दिया है, हम कह सकते हैं एक्स बार के बराबर भी होता है। अब देखें, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देते हैं किसके ऊपर, हाँ जी इसके ऊपर देखो ज़रा, थीटा कैप इक्वल टू एक्स बार, दोनों साइड पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दी, तो ये वैसे ही आ गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो होता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ पीछे सारा, तो ये म्यू के इक्वल आ गया। पुट म्यू क्या गिवन दिया हुआ है, थीटा,
तो म्यू की जगह पे थीटा लग गया, तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इक्वल टू थीटा, ये प्रूव हो गया। ये 2 नंबर का आया होगा पेपर में। उसके बाद है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में भी आपने यही चीज़ प्रूव करनी है, बड़ी टेक्निकल सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लो पी कैप की, पी कैप क्या है, पॉपुलेशन सॉरी सैम्पल प्रोपोर्शन है पी कैप, और आंसर आता है पैरामीटर पी। पी क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है ना, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, 2 नाम है इसके। तो चलो ये डाटा दे दिया गया आपके पीडीएफ में, ये सोल्व नहीं किया गया। देखें यही मैं कह रहा था ना कि सोल्व करके बताना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो x की वैल्यू ये हर एक x के लिए उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है ना हर एक x की 1/5 है ये ईच नंबर की। तो 1/5 1/5 सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो ये म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके बराबर होगी, सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया ये आंसर प्लस करके। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप इक्वल टू पी, ये प्रूव करना आपने, ठीक है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप किसके बराबर हमने पढ़ा था, पी कैप जो है ना वो होता है जी आपका x/n के स्मॉल के, लेकिन ओनली पी किसके बराबर होता है, पी होता है जी x/N के। यू अंडरस्टैंड ना। तो पी कैप की जगह पे आपने क्या लगा दिया, x/n लगा दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर अप्लाई किया, n बाहर आ गया, n के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो x है, ये लेक्चर नंबर 27 या 27 और 28 में हमने पढ़ा हुआ है कि उधर बाय नोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है ना वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू एन पी के इक्वल। तो उधर से हम लिख सकते हैं कि एन पी के इक्वल है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दिया एन पी डिवाइडेड बाई एन आ रहा है, तो एन के साथ एन कट गया, पी के बराबर हो गया। सो देख लें ये प्रूव हो गया। यू अंडरस्टैंड। बड़ी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, आपको बताने की। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह हमारी मशहूरी कर सकते हैं, हमें फेमस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि ऑनलाइन देखा करें, ऑनलाइन व्यू किया करें, ऑनलाइन बैठ के अच्छी तरह देखा करें और ग्रुप स्टडी किया करें, मेहरबानी आपकी, ठीक है ना। ध्यान से आपने ये क्या करना है, आपने ये प्रूफ अच्छे से कर लेने हैं। ये प्रूफ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही कमाल के हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं, आगे एक छोटा सा फॉर्मूला है, फिर आगे हम करते हैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे, ध्यान से करते जाना है। फॉर्मूला है जी आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो वो जी आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की बात कर रहा है ना, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ये बेसिकली वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एस्टीमेट, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट ले लेते हो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, ये काट नहीं देना, ये नहीं कटेगा। तो ये सारा कट गया इसके साथ, तो s बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला पूरा का पूरा फार्मूला आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। आगे कंसिस्टेंसी, जैसे नाम से पता चल रहा है कंसिस्टेंसी कौन सी होती है। हमेशा एक बात याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी के 2 आंसर आते हैं, तो आप कह सकते हो कि आप कई प्रोबेबिलिटी का अगर आंसर आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू 0, तो ये होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू 1, तो ये होता है श्योर इवेंट। ये क्या होता है, श्योर इवेंट। अब कोई चीज़, कोई भी काम बड़ा श्योर होकर बताता है आपको ये ऐसे है, तो वो उसकी क्या होती है, वो उसकी काम करने के अंदर दिल लगी होती है, और उसकी वो कंसिस्टेंसी की वजह से वो श्योर होता है कि ये मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। जैसे विराट कोहली है या बाबर आजम है, उनकी कंसिस्टेंसी है, जैसे हर मैच के अंदर उन्होंने 50 से प्लस स्कोर करना है, तो उनकी कंसिस्टेंसी अगर देखेंगे, एवरेज देखेंगे, तो कंसिस्टेंसी ये होती है कि उनकी एवरेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं कि उनकी एवरेज बहुत अच्छी हो रही है। देखें कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है। तो कंसिस्टेंसी के अंदर ये होगा कि जैसे श्योर इवेंट का आंसर हमेशा 1 होता है ना, सेम यही चीज़ होगी, प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है ना उसका हमेशा 1 होगा। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके चेंज है, थोड़ा सा वो हम पढ़ लेते हैं। एन एस्टिमेटेड थीटा कैप इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट कब, एस्टिमेटर आर्बिट्रेरली स्मॉल पॉजिटिव, हाँ जी, क्वांटिटी ई, पॉजिटिव क्वांटिटी ई, एनी नंबर है, ये आर्बिट्रेरी है। तो देखो करना क्या है, हमेशा बात याद रखना,
सैंपल साइज, सैंपल में से आपने पॉपुलेशन को माइनस करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी रहनी वो 1 आ जाए। अगर वो 1 आ जाए तो वो इसका मतलब डाटा पूरा का पूरा क्या कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है इस डाटा के अंदर। यू अंडरस्टैंड ना। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है ये देखें, देख लें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का आपने माइनस करना है। उसका आंसर क्या आना चाहिए, या तो ई से छोटा होना चाहिए या ई आना चाहिए, तो इक्वल टू 1। तो ये कंसिस्टेंटी डाटे की पहचान है। ये अपना क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इसकी एप्लीकेशन है, मतलब कि डेफिनेशन है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स दोनों का डिफरेंस लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब डाटा क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी डाटे के अंदर मौजूद है। आगे एफिशिएंसी क्या चीज़ है, एफिशिएंसी नाम से भी पता चल रहा है एफिशिएंसी, ठीक है ना। एन अनबायस्ड इज डिफाइंड टू बी efficient, the variance of its sampling distribution is smaller than that of the sampling distribution of any other unbiased estimator of the same parameter। ओके मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ, ठीक है ना, उर्दू में बता देता हूँ। दो डाटाज हैं आपके पास, डाटा आपके पास, ठीक है ना। उसके अंदर एक वैल्यू अलग से दी गई है, एक का नाम समझ लें कि T1 है, एक का T2 है, ठीक है, समझ लगी बात की। तो आपने दोनों के वेरिएंस निकालने हैं, दोनों के क्या निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं वेरिएंस। जिसका वेरिएंस छोटा होगा वो डाटा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। वो डाटा क्या होगा, एफिशिएंट होगा दूसरे डाटे की निस्बत। जिसका वेरिएंस छोटा होगा उसके अंदर एफिशिएंसी होगी T2 की निस्बत। यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे जी। दैट इज वेरिएंस T1 लेस देन वेरिएंस T2, देन हेंस T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2। ओके समझ लगी ना बात की। आई होप लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो आपको मतलब बताना लाजमी था, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। और अब एंड पे वही काम, ऑनलाइन देखा करें, ठीक है ना, ऑनलाइन देखा करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, बिटले लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें। रिकमेंड तो करना बनता है ना। आप देख लें कब का मैं लगा हुआ हूँ, तकरीबन मुझे 5 घंटे हो गए हैं। 2 लेक्चर्स मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करवाए हैं अभी तक 5 घंटों में। तो आपकी मेहरबानी है, 2.5 घंटों के अंदर एक लेक्चर एवरेज देख लें आप। तो बहुत मेहनत होती है, थक भी जाता है बंदा। इस वक्त मैं फुल बाय फुल थका हुआ हूँ, क्योंकि 5 घंटे खड़े हो गए। आप जब पढ़ाएंगे खड़े होकर, आपने कुछ नहीं करना, खड़े होकर पढ़ाना है बस, पूरा वाइट बोर्ड भरना है। तो मुझे ये बताएं, थक नहीं जाएंगे? तो मेहरबानी थोड़ा सा हमारे साथ भी प्यार मोहब्बत करें, आपकी बहुत मेहरबानी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक शेयर, ठीक है, और कमेंट सेशन में कमेंट किया करें। आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ। यकीन करें कि एक दिन मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमेंट लिखा हुआ था। जिसने भी लिखा था मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतने काबिल समझा है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ। नहीं तो देखें मैं स्टडी करके यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने वेल्डिंग के काम से सारी स्टडी की, वेल्डिंग का काम किया साथ स्टडी की। सारी स्टडी मैं यहाँ तक मतलब कि MSc तक मैंने मेहनत मजदूरी करके की। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए कि देखें यार, ये कमेंट मेरे लिए किसी ने लिखा है यार, मेरे लिए ये मेरे लिए लिखा है, उस बंदे के लिए यार जो मेहनत मजदूरी करता था, जो क्या मज़दूर था, घरों में मजदूरी करके, मतलब कोई मट्टी वगैरह, कोई ट्राली वगैरह आ गई तो किसी का घर मट्टी वगैरह फेंक के, तो वो मैंने मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब यकीन करें कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई भी अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपको अपनी जो कहानियाँ बताता फिरूँ। प्लीज़ मेहरबानी क्या करें, थोड़ा सा काम किया करें, बस क्या किया करें, ऑनलाइन देखा करें, व्यूज़ अपने कैंपस में रिकमेंड करें हमारे लेक्चर्स को, और इंशाल्लाह स्लो चलते जाएंगे, इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।